पर रिट भी दायर कर रखी है आपकी एजुकेशन संबंधित। पहले भी आपने सफाई दी है, सच्चाई क्या है? धन्यवाद एक मीडिया के साथ का। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, और मैं जिसको इग्नोर जनता ने कर दिया हो, और जो एक बीमार मानसिकता का आदमी, उसके बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मैं असली, मेरे माँ बाप असली, और मेरी सनद असली। वो जो बार बार कहता है डिग्री, पहले तो उससे पूछना पड़ा आदमी से, डिग्री नहीं होती, वो सनद होती है। डिग्री तो होती है कोई किसी ने डिग्री की हो। दूसरा, जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री, फर्जी डिग्री, फर्जी डिग्री। मेरे से क्लरिकल मिस्टेक ज़रूर हुई है। 2014 में जब नॉमिनेशन किया, मैंने तो किया नहीं, मैं तो उस टाइम मेरी टिकट कटी, मैं पूरा उपलस था। जिस भी मेरे एडवोकेट ने किया, तो जिस सन में मैंने 10वीं की, उस सन में गलती से 2014 में, वो भी 2014 में +2 लिखे गए। वो जो 2014 में मैंने कोई IAS की नौकरी नहीं ली, कोई IPS की नौकरी नहीं ली, कोई फर्जीवाड़ा क्या किया, क्या किसी के उससे मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, या मेरी कोई किसी ऐसी मुझे कोई कंपनी का कोई फ्रॉड कर छुपा लिया हो। तो ये चीज़ें एक है ना, खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे। बादली की जनता ने इग्नोर कर दिया, और वो बार बार कहते हैं डॉक्टर किस चीज़ का। मैं बताता हूँ आज डॉक्टर किस चीज़ है। मैं डॉक्टर हूँ ऐसे ऐसे मेंटल लोगों का इलाज करने के लिए। बादली की जनता ने मिलके और मैंने इसका की जमानत जब्त करी, उस चीज़ का भी डॉक्टर हूँ। और रही बात ये नरेश शर्मा जी, अगर मैं तो कहता हूँ बादली की जनता, मेरे चाचा ताऊ सबसे एक टांग पर खड़ा होकर काला मुंह करके मैं गलती मान जाऊंगा, और राजनीतिक से भी संन्यास ले जाऊंगा अगर मेरे नाखून मान भी मेरा कोई फॉल्ट और कोई फर्जी मिली तो। वरना नरेश शर्मा क्या बादली की जनता से नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा? कारण क्या है, किसी को ब्लेम करने से पहले अंदर झांक ले। और जिस दिन मेरा मुंह खुल गया, उस दिन मैं बता दूंगा नरेश शर्मा 2002 के नॉमिनेशन में क्या लिखा था, 2014 तक उसने क्या किया था, कितनी उसके पास संपत्ति थी, 2000 में क्या संपत्ति थी, आज कितनी है। मेरा मुंह ना खुलवाए। मैं छोटी राजनीतिक में पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आपने बादली हल्के की जनता को, हरियाणा की जनता को एक आश्वस्त करता हूँ, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया। जीवन में आज तक ना कभी किसी का बुरा किया, ना गलत काम किए, और जीवन में आगे भी अगर कोई एक बंदा भी कोई गलत चीज़ साबित कर देगा, उस दिन मैं उनका सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँगा। अपने चाचा ताऊ से, अपने बादली हल्के की जनता से एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम मैं नहीं करूँगा जो आपके सभी मान पर टेक सूँ। ना कभी झूठ की राजनीति करूँ, ना कभी लूट की राजनीति करूँ, ना कभी जात की, ना धर्म की। मेरी सारी चीज़ें, मेरी इंसानियत, मैंने, भगवान ने मेरे को, लोगों ने मौका दिया, बादली हल्के की जनता ने मौका दिया। वो लोग ये पचा नहीं पा रहे। 10 साल तक इनसे पूछो, 10 साल तक ये बादली का MLA रहा, इन्हें क्या किया 10 साल में, इसने क्या किया वो सब ने पता है, मुझे कहना नहीं चाहिए। 10 साल में जो भाईचारा खराब हुआ किसने किया? लोगों ने ठुकराया, कुलदीप वत्स ने ठुकराया। अगर इतना अच्छा काम करता तो लोग तेरे को दोबारा भी बना देते। पर इसकी सोच छोटी है, और ऐसे लोगों को मैं मुँह लगने वाला नहीं हूँ। पर एक चीज़ का मैं चैलेंज करता हूँ, माननीय हाई कोर्ट में जो इन्होंने रिट दायर की है, आप उस रिट की कॉपी लेना इससे, और उसकी सारी लाइनिंग ब्रीफिंग पढ़ना, उन्होंने क्या लिखा है। अगर मैं फर्जी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मेरी डिग्री, ये डिग्री कहता है, इसको ये नहीं पता सनद होती है, मैट्रिक की +2 की सनद होती है। अगर मेरी कोई भी जरा सी भी नाखून मान, बाल मान भी अगर कोई कमी हो, तो फर्जी उसे कहते हैं। लेकिन उसका वकील बैठा था, मुझे वो वकील किसने बना दिया, कहता कि 2014 से 2023 तक उससे जितने भी इन्होंने फ़ायदे लिए गवर्नमेंट से वो सारे पा रहे। 2014 में तो चाचा में MLA भी नहीं बना, MLA तो 2019 में बादली की जनता ने बनाया। तो पता नहीं, जैसे अनपढ़ गवारों की तरह जो बातें करते हैं, मुझे किसी की इंसल्ट करने में कोई मज़े नहीं आते। पर ये जरूर है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उस दिन मैं बताऊँगा कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना और झूठे ब्लेम लगाना, किसी को बदनाम करना, वो क्या होता है। जो खिलाड़ी मेडल जीत कर ला रहे हैं, उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और कोर्ट के माध्यम से जो उनका जो हक होता है जनाब, वो लेना पड़ता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज मैं जहांगीरपुर गांव में गया था, और मैं बधाई देता हूं उस बेटी को जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, मेरे बादली हल्के का नाम रोशन किया, और पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन किया। और वो आज जो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने अपना हक कोर्ट से लिया, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और एक ये देश के जय जवान जय किसान खिलाड़ी
ये ना किसी एक धर्म के ना किसी एक जात के, ये सर्व समाज और सर्व जात के हैं और इनका सम्मान करना परम कर्तव्य से कोई गवर्नमेंट हो उन सबका बनता है। भूपेंद्र हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम की बात कही है, लेकिन उदय भान ने जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान का। देखिए ऐसा है, उदय भान जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आज नोट करना इस बात के लिए, पत्थर की लकीर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करते, बोलते कम है करते ज़्यादा है। और जो उन्होंने की, जो घोषणा की है, वो उन्होंने सभी उनको साथ लेके चलने का वो किया। और उसमें कोई भी उदय भान जी ने क्यों कहा क्या नहीं कहा, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता, मैं कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ना चाहता किसी के। पर ये जरूर है, मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वो करते हैं। और जो लोग ये कहते थे, जैसे अभी मैं एकदम धनखड़ साहब का बयान पढ़ रहा था, औरों का बोले नॉर्मल तेल हो नहीं राधा नाचेगी, मैं आज आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ नॉर्मल तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी, मुख्यमंत्री भी बनेगा और डिप्टी सीएम भी बनेगा। लेकिन शैलजा तो ये कह रहे कि मैनिफेस्टो में था ही नहीं 4 सीएम बनाने का। देखिए वो बहुत सीनियर लीडर है, मैं फिर कहता हूँ मैं कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ता, पर ये चीज़ें कोई मैनिफेस्टो नहीं लिखी जाती। क्या कर्नाटका में मैनिफेस्टो लिखा था? क्या हिमाचल में लिखा था? बनाए ना। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो में इलाके के विकास के लेके जाते हैं, रोजगार के लेके जाते हैं, क्या क्या योजना लेके आएंगे वो मैनिफेस्टो में लिखे। 5 राज्यों में चुनाव क्या कहना चाहोगे? देखिए भगवान ने चाहा और देश की जनता का जो मूड है वो मूड ये बन चुका, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, चाहे मिजोरम है, कांग्रेस बहुत बड़ा एज लेके चल रही है। और आने वाला समय कांग्रेस का समय है। राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ये 5 स्टेट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मैं घुमा हूँ, कहीं किसी भी कोने में कांग्रेस नहीं है, वहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैंने एक चीज़ में कहना नहीं चाह रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी तो हरियाणा में घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी तो बादली में भी घूमते थे, प्रदेश अध्यक्ष जी तो कर्नाटक में भी घूम के आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल में भी घूम के आए थे। तो ये चीज़ें इतना अहंकार के घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी को जो सच्चाई है वो सच को कबूल करना चाहिए। दूसरा मेरे कहने से या प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने से नहीं, तो समय बताएगा। ये जो 3 सितंबर को जब रिजल्ट आएगा, दिसंबर को, सॉरी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, जब लोग बता देंगे भी किसको चुन रहे हैं किसको ना चुन रहे हैं। तो अभी आपने समर्थन किया है पूर्व सीएम हुड्डा की बयान का, कहीं ना कहीं इससे जातिवाद की राजनीति के आरोप नहीं लग जाते तुम्हारा? किस चीज़ से जातिवाद के? 4 डिप्टी सीएम की जो बात नहीं, उन्होंने बोली, आपने समर्थन किया। किसके तकलीफ है? क्यों तकलीफ है लोगों को? क्या कोई ब्राह्मण का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्या कोई एससी का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्या किसी बीसी का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्या किसी और कास्ट का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्यों, क्या तकलीफ है? वो लोग सामने आए ना। जिस प्रकार से जो बात कर रहे थे, रामविलास शर्मा ब्राह्मण विरोधी है क्या, या एससी का विरोधी है क्या? ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप 4 डिप्टी सीएम, 13 के 13 डिप्टी सीएम बने। ऐसा है, वो तो हमने देखना है जब हमारा राज आएगा, जो हमने क्या बनाना है। सरकार के मंत्रियों से पूछो, गांव में जाकर देखो, और जो लोग खुल के बोले, जो भी बीजेपी के नेता हैं, बोले खुल के कि हाँ हम ब्राह्मण समाज के खिलाफ हैं, हम एससी समाज के खिलाफ हैं, हम बीसी समाज के खिलाफ, हम यादव समाज के खिलाफ, हम राजपूत समाज के खिलाफ, बोलो खुल के, बोल के दिखाए तो खुल के बोलो भाई हम इनके उनको तकलीफ क्या है। सांसद अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम क्यों, सीएम ही क्यों ना? हाँ, रामविलास शर्मा भी बना दिया होगा सीएम, तू भी बना दिया होगा, सॉरी तू निकल गई, आप भी बना दिए होगे सांसद जी, आप भी बना दिए होगे। आपको तो, मुझे शर्म की बात है, आपको तो स्टेज पर नहीं बैठने दिया सीएम की स्टेज पर, आप सांसद होते हुए, यही सम्मान है तुम्हारा। रामविलास शर्मा जी से पूछो, आज अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर दुखी आत्मा है तो रामविलास शर्मा है। कहाँ, मतलब ये क्या है की बात करते हैं, जो इन्होंने जो अपमानित करने का काम किया बीजेपी के लोगों ने, जो आज ये समाज के ठेकेदार बनते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इन्होंने क्या सम्मान दिया? जब उस किसी की बहन बेटी के बारे में लिखा जा रहा था कि एक किताब में लिखा जाता है, काला ब्राह्मण के बारे में लिखा जाता है, गर्दन से सिर काटने की बात करी जाती है, धोली का माल का हक खत्म किया जाता है, 12 बरादरियों का, गरीब बरादरी थी वो, 5 बरादरियों का, वो राजपूत थे, ब्राह्मण थे, बनिए, उनका 10% ABBC का कोटा खत्म किया। प्रावर की ज़मीन में कहाँ जा रहे थे रामविलास शर्मा, कहाँ जा रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, कहाँ जा रहे थे अरविंद शर्मा जी? क्यों नहीं बोले आज तक? बोले तो बताओ। और मैं
मैं कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जात बिरादरी की राजनीति नहीं, हुड्डा साहब ने ब्राह्मण समाज को जो सम्मान दिया 10 साल तक, किसने दिया तो बताओ, ये मुझे बताओ। एक डीजीपी लगना था, उस पर भी ये, मैं ये नहीं कहता, सुरजीत कपूर बहुत अच्छे डीजीपी है, ईमानदार है, अच्छी बात है, पर किसी को राजनीतिक या जातिगत का शिकार बना के किसी के साथ जाति करते तो वो कुछ अच्छी बात है। तो ये बातें जो करने वाले लोग हैं इनका काम है करना। और मैं आज कह रहा हूँ और गर्व से कह रहा हूँ, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमारा एक है। जो बीजेपी के जेजेपी के लोग, बीजेपी के जो लोग जातिगत जहर घोलना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अब ये हरियाणा और देश की जनता जाग चुकी, हम सारे भाई एक हैं। और मैंने तो कहा, अपनी रैली में भी कहा कि भाई ऐसे एक हैं हम जैसे घी और खिचड़ी होती है, और आने वाला समय इनको हरियाणा से और देश से खदेड़ने का काम इस छत्तीस बिरादरी का। कुलदीप जी, आपके नेतृत्व में रोहतक में बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, बड़ी हाजिरी थी, हुड्डा साहब भी गदगद नजर आए। उन्होंने वही घोषणा की कि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा, तो आप इस लाइन में हैं? देखिए, मेरे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी और राहुल गांधी जी। मुझे नहीं पता किस लाइन में मैं क्या हूँ, पर मैं एक चीज़ ज़रूर हूँ, मैं बादली की जनता का बेटा भाई हूँ। उन्होंने मेरे को इसके लायक बनाया। अगर हुड्डा साहब मेरे को इस लायक समझेंगे और कोई जिम्मेवारी देंगे तो मैं पीछे थोड़ी भाई, मैं क्या कह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की लालसा कह चुके हैं, जैसे कि अभी मेरे पत्रकार साथी ने कहा डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं आप, तो हाईटेक हो जाएगी विधानसभा, तो जनाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो तब बनेगा ना जब इनकी सीटें आएंगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये डंके की चोट पे बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और बादली की जनता ने, जो अहंकारी लोग होते हैं उनका सिरा निकालना आता है, तो निकालना है, दोबारा फिर निकालेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो तो आज भी अपना आप में अगर माना जाए तो बीजेपी का बाप है, कोई पार्टी का मालिक है, अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, पर लोगों के काम क्या रहा है। मैं नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, मैं आपको एक बहुत ऐसी गंभीर बात आज आपके बीच में बताना चाह रहा था, मेरा आपने और कई कर दिया। मेरे बादली हल्के में ऐसा बुरा हाल किया हुआ है, माइनिंग डिपार्टमेंट, सीएम फ्लाइंग, जो कि बॉडी लाइन तक जो डंपर आते हैं उनकी परमिशन होती है, उन लोगों को भी रात को 4.5 लाख रुपए का चालान, एक जहांगीरपुर के बामडोला का साथी था उसका किया, एक बोडिया का था उसका साथी। इतना बुरा हाल, जो ये धनखड़ साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तो मुख्यमंत्री के सपने तो आप देखते हो, पर कभी आप ये देखते हो कि आप इतनी जाति दुश्मनी रख के बादली हल्के के लोगों के साथ इतनी जाति कर रहे हो। गरीब आदमी ट्रैक्टर लेके नहीं चल सकता, गरीब आदमी डंपर लेके नहीं चल सकता, गरीब आदमी अपने घर का बिजली का बिलों के लिए इतने छापे डल रहे हैं। ये कोई एक ये नैतिकता नहीं बनती है। धनखड़ साहब को इसी बादली हल्के की जनता ने जिताया था। जो इतनी जाति आप बादली हल्के के साथ आज कर रहे हैं, तो वो मतलब बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है। अगर कोई वो निकालना है तो मेरे साथ निकाल ले। ये गरीब आदमियों के साथ किसी के डंपर जब्त करवा रहे हो, 4-4, 5-5 लाख रुपए का चालान कराना, और कह के इसी हल्के कर, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ उन अधिकारियों को, राजकाज बदलते रहते हैं, कवर में भी घुस जाओगे, वहाँ से भी निकाल के आप लोगों से हिसाब लिया जाएगा, जो आप लोगों को जो परेशान कर रहे हो। आज 4.5 लाख किसे कहते हैं? एक किसान, एक ट्रैक्टर आता है 4.5 लाख रुपए में, उसको 4.5 लाख रुपए का चलाना एक मिनट लगी। और वो जो यहीं के लोकल यहाँ के किसान के बेटे होते हुए, जो किस जमींदार के बेटे होते हुए वो इस प्रकार की बातें करे, तो आने वाला समय तो बदलता रहता है हर व्यक्ति का। मेरा भी आएगा, आपका भी आया है, और किसी का भी आएगा, मैं अहंकार नहीं करता हूँ। पर जो बादली हल्के के लोगों के साथ जो जाति हो रही है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट की है, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट की है, चाहे और डिपार्टमेंटों की है, मैं कुलदीप के अगर शरीर में जान रही है, जिंदा रहा और राज आ गया, तो मैं कहता हूँ आज, और दुख ये आत्मा से कह रहा हूँ, तुमने कवर में से भी निकाल के तुम्हारे से हिसाब लूँगा, एक लोगों से हिसाब लूँगा जो मेरे बादली की जनता के साथ जो आज आप लोग इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। जेजेपी जो है वो राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में लड़ चुकी है। आप जेजेपी में तो चुनाव लड़ना है तो क्या मानते हैं? क्या वोट डिवीजन के लिए चुनाव लड़ रही है, या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, या वो अपना वजूद बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? आप क्या मानते हैं? देखिए अलाल साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपको याद हो जो ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, और उन्होंने 5-6 साल तक इस हरियाणा की जनता के खून पसीने की कमाई को 1-1 हज़ार हाथों से लूटा।
और वो जाके उस पैसे को हजम करने के लिए यूपी में जाके लग गए। और जब यूपी में रिजल्ट आया तो 0/0 आया। आज उसी के तर्ज पर उन्हीं के पोते दुष्यंत चौटाला जी और जेजेपी जो हरियाणा की जनता को लूट रही है। जो एक भाई कहता था जमुना मतलब खट्टर का फोटो मोदी का, एक क्या करता बोला भाई जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। तो ये आज वो पैसा लूट के इन लूट की साझा करके आज वो राजस्थान में जा रहे हैं। मैं आज आप इस बात को नोट करना, वहाँ पे भी इनकी 0/0 जो पैसा ये जो खर्च करके ये जो हराम का पैसा यहाँ से लेके राजस्थान में जा रहे हैं, वहाँ पे भी ये 0/0 होके आएंगे। एक भी सीट, ये तो हरियाणा बचा लेना, राजस्थान दूर की बात है। कुलदीप जी, इस समय बाजरे का सीजन है, खुद आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसान कितने परेशान हैं और सरकार जो है बार बार बोल रही कि खाते में उनके पैसे आ गए। सर क्या रिपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए सर, मेरे पास जो आपको मिल रहे हैं, किसान परेशान हैं, किसान के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। किसान जो ये कहते हैं कि हमने टोकन करानी थी, उसमें भी बाहर का जो बाजरा आया है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने और विचार करने की बात है। मैंने इसके लिए एमडी से खुद बात भी की है और मैंने डीसी साहब से भी बात की। रात को जब यहाँ गोलमाल चल रहा था, मैं डीसी साहब से बात करी कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या इतना इलाके में हमारे बाजरा था और बाजरा जो हमारे किसान यहाँ रह रहे हैं और बाहर के किसानों का बाजरा आया है तो क्यों आया, कैसे आया। ये कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। धन्यवाद। अब चाहे